मेक इन इंडिया स्टार्टअप जैसे टूल्स दिए हैं और इंडियंस की एक इतनी अच्छी रैपो बनाई है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, तो मैं उनके साथ में एक कप चाय पी के उनको ज़रूर अप्रिशिएट करना चाहूँगा। हेलो एंड वेलकम यू ऑल। मैं हूं अंशिका सारडा और आज मैं आपको मिलवाना चाहती हूं एक खास शख्सियत से जो न्यूजीलैंड से अपना भारी भरकम मुनाफे वाला कारोबार समेटकर भारत चले आए, सिर्फ अपनी एक ख्वाहिश पूरी करने के लिए। ख्वाहिश है पीएम मोदी के साथ एक कप चाय पीने की। तो कौन है ये शख्स जिन्होंने पीएम मोदी के साथ एक कप चाय पीने के चक्कर में खोल दिया चाय का स्टार्टअप? आइए उनसे करते हैं कुछ बातचीत। सर, मोदी जी के साथ चाय पीने की ख्वाहिश और उसके लिए न्यूजीलैंड, कारोबार, ग्रीन कार्ड सब कुछ छोड़ दिया आपने, ऐसा क्यों? मोदी जी के साथ में चाय पीने की इच्छा और मैंने क्यों अपना ग्रीन कार्ड छोड़ दिया? दोस्तों, पिछले 15 साल से मैं बाहर रह रहा था और जो मैंने देखा कि इंडियंस की जो वैल्यू है बाहर, वो जो रिस्पेक्ट है जो पिछले कुछ सालों में बहुत अच्छी बनी है, वो पहले कभी नहीं थी। जब से स्पेशली मोदी जी आए, उन्होंने स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया जैसे पॉलिसीज़ निकाली, इतने स्ट्रॉन्ग टूल्स इंडियंस को दिए, इतना एनकरेज करा लोगों को। मैंने उसी वक्त हालांकि डिसीजन ले लिया था कि ये परफेक्ट टाइम है, लेकिन क्योंकि मैं इंडिया बहुत फ्रिक्वेंट फ्लाई किया करता था, मैंने जो देखा कि इंडिया एक बहुत अच्छी पोटेंशियल मार्केट बन चुकी है, डिजिटल इंडिया लॉन्च हो चुका है। आज इंडियंस डिजिटल प्लेटफॉर्म को एक्सेप्ट कर रहे हैं और मज़े की बात है, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडियंस ही इंटरनेशनल मार्केट को दिया करते थे, वो खुद एक्सेप्ट नहीं करते थे। लेकिन आज की डेट में हर चीज़ ऑनलाइन हो रही है, छोटी छोटी चीज़ें, घर की ज़रूरतें, कुछ सारा बिजनेस ऑनलाइन है और मुझको लगा कि परफेक्ट टाइम है इंडिया वापस जाने का और एक स्टार्टअप करने का, क्योंकि स्टार्टअप अपने आप में एक बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत एक स्ट्रॉन्ग टूल है। अगर किसी को एक अच्छा विज़न मिले, एक अच्छी गाइडेंस मिले, तो किसी भी बिजनेस में स्टार्टअप और मेक इन इंडिया जैसे टूल्स का फ़ायदा उठा के वो काफ़ी हद तक बहुत कुछ अचीव कर सकता है। तो इसीलिए मैंने डिसाइड करा कि मैं अपना सब कुछ गिव अप करके बहुत क्विकली, क्योंकि आज पहले मैं अपने सारे डिसीजन खुद लेता आया हूँ, मैं सब कुछ छोड़ के इंडिया वापस आ गया और मैंने स्टार्टअप स्टार्ट कर दिया चाय के बिजनेस से। और हाँ, एक ख्वाहिश इसलिए है क्योंकि जिस व्यक्ति ने इतनी अच्छी पॉलिसी बनाई है, इतना अच्छी मेक इन इंडिया स्टार्टअप जैसे टूल्स दिए हैं और इंडियंस की एक इतनी अच्छी रैपो बनाई है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, तो मैं उनके साथ में एक कप चाय पी के उनको ज़रूर अप्रिशिएट करना चाहूँगा। और ये मेरे लिए बहुत ऑनर की बात होगी अगर मोदी जी इस काबिल समझे और मुझे साथ बैठा। लेकिन चाय के मार्केट में भी काफी सारे कंपटीशन हैं, कई सारे बड़े बड़े स्टार्टअप्स हैं मार्केट में। ऐसे में चाय का बिजनेस से क्यों शुरू किया और क्या फ्यूचर देखते हैं आप इस बिजनेस का? देखिए, चाय मैंने मोदी जी को देख के चाय स्टार्ट नहीं करी, मैं बहुत क्लियर कर दूँ। कुछ स्टार्टअप करने के लिए इंडिया आया था और चाय को मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि चाय की मार्केट अपने आप में बहुत पोटेंशियल मार्केट है। इंडिया के अंदर 6 से 8 हज़ार करोड़ की मार्केट है, जिसके अंदर अभी कंपटीशन ना के बराबर है। अगर मैं कुछ जैसा आपने कहा कि कुछ स्टार्टअप्स वगैरह है, कंपटीशन से मुझे इस इंडस्ट्री 20 साल हो गए और किसी बिजनेस में कंपटीशन होना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जहाँ पर कंपटीशन होता है वहीं पर आप अपनी स्किल्स, अपने टैलेंट, अपनी नॉलेज, अपनी एक्सपर्टाइज को दिखाने का आपको मौका मिलता है। कुछ इंडिया के अंदर कुछ ऐसे स्टार्टअप्स है चाय के, लेकिन कहीं ना कहीं जो मैंने चीज़ नोटिस करी, चाय बहुत ही कॉमन और बहुत पॉपुलर प्रोडक्ट है।
जो कि इंडिया के अंदर बहुत कम उसकी ब्रांडिंग है। लोकल मार्केट में चाय वगैरह अवेलेबल है, लेकिन एज ए ब्रांड बहुत ही कम चाय है, और जिसमें कुछ ऐसे कॉम्पिटिटर्स जिनका जो प्राइसिंग है वो बहुत ही ज़्यादा है। चाय एक, जैसे मैंने बताया, एक बहुत ही कॉमन हमारी जो अपनी यूएसपी है वो ये है कि हमारी जो चाय है उसकी जो प्राइसिंग है वो 10 रुपये से स्टार्ट होती है। 10 रुपये यानी कि बहुत ही कॉमन आदमी इजीली मतलब पे कर सकता है। 10 रुपये से स्टार्ट होती है, 80 रुपये तक, 40-80 रुपये तक की हमारी चाय है। और दूसरी चीज़, हम चाय के अंदर वैरायटी लेके आए हैं। जो हमारी सबसे मोस्ट पॉपुलर, सबसे ज़्यादा बिकने वाली चाय, जैसे कि इस समय हम 30 से 35 तरह की चाय दे रहे हैं, जिसमें 25 तरह की वो चाय है जिसमें अदरक वाली, इलायची वाली, लौंग वाली, शहद वाली। उसके अलावा जो हमारी स्पेशल चाय है वो है मम्मी के हाथ वाली चाय, प्यार मोहब्बत वाली चाय, मर्दों वाली चाय। दोस्तों, इन चायों को जो हमने जो नाम दिया है ना, वो नाम वैसे ही नहीं दे दिया है, क्योंकि इनकी जो रेसिपी है बिल्कुल सेम इनके साथ में मैच करती है। जैसे मर्दों वाली चाय मीन्स हम चाय को बहुत ही स्ट्रॉन्ग चाय होती है और बिग इन साइज होती है। प्यार मोहब्बत वाली चाय आधा दूध आधा पानी, इलायची फ्लेवर, रोज़ पेडल डालते हैं, जो कि नाम के साथ में कहीं ना कहीं मैच करती है। मम्मी के हाथ वाली चाय, जिस हिसाब से जो मौसम होता है, अगर सर्दी का मौसम है तो अजवाइन वाली चाय, इस तरह की, और मसाले वाली चाय, इस तरह की चाय हम बनाते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो रही है। बहुत ही ज़्यादा मतलब इसके अंदर पोटेंशियल है इस मार्केट के अंदर। और इसकी जो ग्रोथ मैं जो देखता हूँ चाय के बिज़नेस में, वो उसकी कोई लिमिट नहीं है। आप चाय के बिजनेस से ब्रांड स्टार्ट करके आप कैटरिंग में आ सकते हैं। कैटरिंग के बाद में आप अपनी रिटेल मार्केट एफएमसीजी में जंप कर सकते हैं। तो ये एक परफेक्ट टाइम है चाय के बिजनेस में आने का। और इस बिजनेस को आप कितना आगे तक ले जाते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड है। आप अगर अपने इस बिजनेस की एक्सपर्टाइज रखते हैं, आपको नॉलेज है, 4P पे आप स्ट्रॉन्ग है। 4P मीन्स आप यू नो योर प्रोडक्ट, यू नो योर प्राइसिंग, यू नो योर पीपल, यू नो योर प्लेस वेयर यू गोना सेल। अगर आपको इन चारों बातों का वो है तो बस केवल आपको एग्जीक्यूट करना है। और कंपटीशन से तो हमें बहुत ही कभी डर लगता ही नहीं, बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि जहाँ कंपटीशन नहीं होता वहाँ मज़ा भी नहीं होता कुछ काम करने का। कोरोना की वजह से आपके कारोबार पर क्या इफेक्ट पड़ा है? आप अपने स्टाफ को सैलरी वैलरी दे रहे हैं या फिर नहीं? देखिए, कोविड-19 ने हॉस्पिटैलिटी बिजनेस को बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह इफेक्ट किया है। मेरे ख्याल से एविएशन के बाद में हॉस्पिटैलिटी ही है जो सबसे ज़्यादा इससे इफेक्ट हुई है और होगी भी, क्योंकि करीबन इस इंडस्ट्री के अंदर अगर एक मैं आइडिया रफली लेके चलता हूँ कि अगले 3 महीने में 7 लाख से ज़्यादा जॉब इस इंडस्ट्री के अंदर जा सकती हैं। जो इस इंडस्ट्री में लोगों ने मतलब, क्योंकि हमारी सारी इंडस्ट्री पीपल बेस्ड इंडस्ट्री है, लोगों ने पोस्ट लॉकडाउन के बाद में सब ये इधर उधर जाना बंद करेंगे, लोग क्राउडेड प्लेसेस को अवॉइड करना शुरू करेंगे। तो ये इंडस्ट्री बहुत बुरी तरह इफेक्ट हुई है और होगी भी। इससे बचने के लिए कुछ मेरे अपने सुझाव है। ऐसी क्राइसिस वाले टाइम में हम सब हॉस्पिटैलिटी और एंटरप्रेन्योर्स को साथ मिलकर कुछ गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहिए। जैसे कि हमको सबसे पहले तो अपने स्टाफ को ट्रेन करना है कि कोरोना कैसे होता है, इससे बचाव क्या। मेक श्योर कि हमारे सारे स्टाफ जैसे वो आए उनका टेम्परेचर हम चेक करें, उन्होंने ग्लव्स, कैप और मास्क पहने हुआ हो, कस्टमर से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन रखें। और जो हमारा डिश वॉश है उसमें हमेशा ही जो अपने जितने भी बर्तन हैं वो डिश वॉश में 80 के आसपास टेम्परेचर होना चाहिए उनको वॉश करने के लिए। कटलरी, क्रॉकरी को एक्सपोज ना करें, नहीं तो कंटेमिनेशन का खतरा हो सकता है। वही चीज़ें कुछ कस्टमर के लिए भी है कि जैसे ही कस्टमर आता है ऑन अराइवल, कस्टमर का टेम्परेचर चेक किया जाए, उनके हाथ सैनिटाइज किए जाए। अगर वो फैमिली में आ रहे हैं तो दे कैन सिट टुगेदर। अगर अलग अलग आ रहे हैं तो 2 मीटर का डिस्टेंस टेबल के बीच में होना चाहिए। टेबल्स बिफोर एंड आफ्टर यूज़ प्रॉपर सैनिटाइज हो। और अगर कस्टमर का जो वेटर है वो खाने को टेबल पे ना ले जाकर अगर काउंटर पे रखे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि सोशल डिस्टेंस भी हमको मेंटेन रखना है। हमको अपने कस्टमर्स को उनकी सेफ्टी का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि हमारी हमेशा प्रायोरिटी रहेगी हमारे कस्टमर को सेटिस्फाई करना कि वो एक बहुत ही सेफ़ प्लेस पे जा रहे हैं।
जहाँ पर उनको बहुत ही सेफ एनवायरनमेंट मिलेगा, जहाँ पर कोरोना जैसा कोई ख़तरा नहीं है। तो यही कुछ ट्रेनिंग्स हमें अपने स्टाफ को भी देनी पड़ेगी और इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। और इन चीज़ से रिकवर करने के लिए हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को कम से कम कुछ महीने, हो सकता है साल भी लग जाए, तो इस चीज़ के लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। रही बात स्टाफ को सैलरी देने की कि जी हम अपने जितने भी हमारे स्टाफ है उनको एकोमोडेशन, उनका खाना और उनकी सैलरी, ये तीनों चीज़ें उन्हें उपलब्ध करवा रहे हैं, क्योंकि स्टाफ किसी भी बिजनेस के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट टूल होता है और उसका ध्यान रखना, और ऐसे क्राइसिस के टाइम पे स्पेशली कि मेक श्योर उनको किसी बात की कोई दिक्कत ना हो रही हो, तो वो सारी चीज़ों का हम ध्यान रखते हैं अपनी कंपनी में। कोरोना ने तो हर इंडस्ट्री पर असर डाला है। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का फ्यूचर अब आप कैसा देखते हैं? देखिए, आपने सही कहा कि कोविड ने हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को हमारी बहुत इफेक्ट किया है, और टू बी ऑनेस्ट अगर आप फ्यूचर की बात करते हैं तो इट विल टेक सम टाइम। हमें कुछ महीने भी लग सकते हैं, हो सकता है साल भी लगे, क्योंकि हमको अपने कस्टमर्स को प्रायोरिटी देनी है, उनको एक विश्वास दिलाना है कि हाँ, इफ़ दे विल कम आउट और दे विल कम फॉर अ डाइन, इट इज़ अ सेफ प्लेस, एक बिल्कुल सेफ जगह है उनके लिए। तो हमको जो फोकस करना है इस इंडस्ट्री में वो तीन चीज़ों पे करना है। आपको हमारा डाइनिंग सिस्टम हो गया, हमारा डिलीवरी सिस्टम हो गया और हमारा टेक अवे सिस्टम हो गया। डाइनिंग पे जैसे मैंने आपको अभी बताया कि हमको स्टाफ को ट्रेन करना है, कस्टमर का ध्यान रखना है कि हैंड सैनिटाइज हो, टेबल सैनिटाइज हो, मास्क पहना हो, कुछ समय तक ये सारी चीज़ें कंटिन्यू करनी है। डिलीवरी सिस्टम के अंदर भी हमको, क्योंकि डिलीवरी में मेन कंसर्न ये रहेगा कस्टमर का कि वो सेफ़ है या नहीं है, तो वो सारी चीज़ें हमको उनको अपने वेबसाइट के थ्रू, सोशल पेजेस के थ्रू उनको बताना है कि हमारा स्टाफ किस तरीके से काम कर रहा है और ये जो प्रोडक्ट वो ले रहे हैं वो बिल्कुल सेफ़ है। तीसरा चीज़ हमको सेम चीज़ हमको कुछ ऐसे ऑप्शंस निकालने पड़ेंगे, जैसे कुछ वेस्टर्न कंट्रीज़ में रेडी टू ईट का ऑप्शन है, यानी कि आप उस चीज़ को प्रॉपर उस चीज़ को कंप्लीट बनाइए और ताकि वो घर के अंदर इंजॉय कर सके, खुद बना सके। चौथा ऑप्शन आई डोंट थिंक सो इंडियन क्यूजीन के साथ में बहुत रिलायबल होगा, क्योंकि अगर हम सारी फ्रेश चीज़ें उनको एक पैकेट्स में दे देते हैं और पूरी रेसिपी के साथ में कि दे विल कुक देमसेल्फ, तो वो चीज़ इंडियन क्यूजीन के अंदर पॉसिबल नहीं है। तो रेडी टू ईट एक अच्छा ऑप्शन है, अगर आप एक प्रॉपर एक ग्रेवी बना के उनको दे देते हैं, ऑप्शन दे देते हैं। मेन हमारा जो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री वो डाइनिंग बेस्ड इंडस्ट्री रहती है, तो डाइनिंग इंडस्ट्री के अंदर हमको इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारा स्टाफ जो है वेल वियरिंग मास्क, हैंड ग्लव्स, कैप्स, सोशल डिस्टेंस, इन सारी चीज़ों का ध्यान रख रहा हो, कस्टमर्स को 2 मीटर का डिस्टेंस हो, ये सारी चीज़ें मतलब हमको करनी ही पड़ेगी। तो ये कुछ गाइडलाइंस, अगर इस इंडस्ट्री को आप चाहते हैं बचाना, तो हम सारे एंटरप्रेन्योर्स को इस इंडस्ट्री को बचाने के लिए कोई कलेक्टिव एफर्ट्स करने पड़ेंगे। आप विदेश छोड़कर इंडिया में कारोबार करने आए, तो क्या फर्क पाते हैं आप इंडिया में और विदेश में दोनों जगहों पर? लोगों के दिमाग में ये है कि विदेश में कारोबार करना आसान होता है, तो ऐसे में मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है कि क्या भारत में मेक इन इंडिया आने के बाद सिचुएशन बदली है? हमारी यूथ भी विदेशों में बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ज्यादा विचार करती है, तो ऐसे में आप उन्हें क्या सलाह देंगे? देखिए, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि, और मैं जानता हूँ कि जो इंडियन यूथ है वो काफ़ी ऐसे लोग हैं जो बाहर विदेशों में जाके बिजनेस करना चाहते हैं, उनको लगता है शायद विदेशों में बिजनेस करना बहुत आसान है। तो आज मैं उनकी ये गलतफहमी दूर कर देता हूँ। देखिए, कोई भी बिजनेस हो, बिजनेस में 2-3 चीज़ें बहुत मायने रखती है। पहली चीज़ है लेबर, दूसरी चीज़ है जिस जगह पर आप, जो आपका सॉलिड एसेट्स जैसे कि जहाँ पर आप काम कर रहे हैं, तीसरी चीज़ टेक्नोलॉजी होती है, और चौथी और पांचवी चीज़ होती है गवर्नमेंट सपोर्ट, यानी कि कोई पॉलिसी, टैक्स रिबेट्स एंड ऑल। तो इंडिया के अंदर ये सारी चीज़ें, ये कोई भी स्टार्टअप करना बहुत आसान है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप कोई चीज़ रेंट पे लेते हैं तो बहुत इजीली अवेलेबल है, कोई भी रिसोर्स, कोई भी इक्विपमेंट्स लेते हैं बहुत ही चीप है। लेबर एज कंपेरिजन वहाँ पर जहाँ पर आप उनको कम से कम भी $20 पर आवर पे करते हैं, यानी कि 1000 रुपये पे करते हैं 1 घंटे के, यहाँ पर आपको अच्छी स्किल्ड लेबर जो है वो
20 से 25,000 मंथली मिल जाती है। तो जहाँ पर आपकी किसी भी गुड्स की जो कॉस्टिंग है वो कम आए तो उसमें प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है। मेन चीज़ मायने रखती है आपकी पोटेंशियल मार्केट किसी बिजनेस के लिए। तो इंडिया इतनी बड़ी मार्केट है जहाँ पर आप किसी भी तरह के बिजनेस को या किसी भी तरह के बिजनेस में इजीली सर्वाइव हो सकते हैं एज कंपेरिजन बाहर। क्योंकि अब आप एक चीज़ नोटिस कीजिए कि आपने देखा होगा कि क्यों बड़ी बड़ी कंपनियां जो है वो इंडिया चाइना के अंदर आके बिजनेस करना चाहती है। क्योंकि जो प्रोडक्ट वहाँ पर वो उनको कॉस्ट पड़ती है 10 रुपये, वही चीज़ यहाँ पर चाइना या इंडिया में आके उनको 2 रुपये पड़ती है। और हम इंडियंस को लगता है कि लाइफ वहाँ पर ईजी है क्योंकि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। तो अनटिल अनलेस कि तुम वहाँ जाओगे नहीं और देखोगे नहीं तो शायद आपको एहसास नहीं होगा। कुछ लोगों का मानना ये है कि शायद इनकम भी बहुत अच्छी होती होगी। सर इनकम तो जब अच्छी होती होगी जब आपके एक्सपेंस कम होते होंगे। जब आपके एक्सपेंस ही बहुत ज़्यादा हो रहे हैं तो इनकम कहाँ से अच्छी होगी। मैं ये नहीं कहता कि वहाँ पर बिजनेस नहीं करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन जो पोटेंशियल मार्केट इंडिया के अंदर है, क्योंकि एट द एंड आपको 2 ही चीज़ें चाहिए बिजनेस में आपको चाहिए सक्सेस, और बिजनेस में आप अपने आप की पहचान बनाना चाहते हैं, सिंपल। तो वो दोनों चीज़ें इंडिया के अंदर करनी बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो मैं रिकमेंड करूँगा यूथ को कि जाने से पहले अच्छी तरह मार्केट को रिसर्च कीजिए, सारे अप एंड डाउन पता कीजिए कि क्या टैक्स पॉलिसीज़ है गवर्नमेंट की और बाकी क्या पॉलिसी है गवर्नमेंट की, और लेबर इक्विपमेंट्स वगैरह इजीली अवेलेबल है या नहीं है, तो उसके बाद में डिसीजन लीजिए। बाकी जो मेरा 15 साल का एक्सपीरियंस रहा है, इंडिया से अच्छी मार्केट दुनिया में कोई दूसरी नहीं है। तो इंडिया में ही रहिए, अपने लोगों को ही एम्प्लॉयमेंट दीजिए ताकि इंडिया में जो इंडिया का जो पैसा है वो इंडिया में ही रहे, और आपके साथ साथ जो देश की उन्नति है उसमें भी आपका सपोर्ट रहे। एक सवाल जो हर एंटरप्रेन्योर बनने वाले शख्स के मन में होता है कि आइडिया तो है लेकिन पैसा नहीं है, तो ऐसे में अपने सपनों को कैसे पूरा किया जाए, इसका जवाब बताएं आप। देखिए, हर एंटरप्रेन्योर के मन में जो बात रहती है कि आइडिया है लेकिन पैसा नहीं है, ऐसे में कैसे काम चलेगा, कैसे हम बिजनेस को बना सकते हैं, बिल्डअप कर सकते हैं। तो यही सवाल कुछ समय पहले मेरे भी मन में रहा करता था। लेकिन दोस्तों, मेरा जो स्ट्रॉन्ग बिलीव है वो ये कि किसी भी बिज़नेस को करने के लिए आपको पैसों की नहीं, आइडिया की ज़रूरत होती है, और वो आपके पास में है। अब आइडिया के बाद में उस बिज़नेस को कैसे आपको एग्जीक्यूट करना है, आपकी पोटेंशियल मार्केट क्या है, आपको किन लोगों के बीच में ले जाना है, किस तरह की क्वालिटी रखनी है, वो सब आपको आना चाहिए। मेरे जो स्ट्रॉन्ग सजेशन है वो ये कि अगर आपके पास में जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हो उसकी अगर एक्सपर्टाइज है और आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में जानते हैं, आप अपने प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं, तो आप बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट कीजिए। क्योंकि स्क्रैच से स्टार्ट करने में 2 चीज़ों का बहुत अच्छा फ़ायदा होता है कि आपको एक तो बिज़नेस की जो रूट नॉलेज होनी चाहिए, बिज़नेस के रूट के बारे में, प्रॉब्लम्स के बारे में पता चलता है। दूसरा, उसके लिए काफ़ी बड़े आपको फंड की ज़रूरत नहीं पड़ती। कुछ जो आपके पास में सेविंग है या आपकी फैमिली जो आपको सपोर्ट करती है वो मोर देन इनफ है, या फिर जो गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसी है, स्टार्टअप लोन वगैरह है, उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। दोस्तों, ताजमहल एक दिन में नहीं बना। तो आप अगर चाहते हैं कि अपने बिजनेस में एक ही दिन में आप एम्बेसडर बन जाए तो वो पॉसिबल नहीं है। आप अपने बिजनेस को एग्जीक्यूट कीजिए और स्क्रैच से स्टार्ट कीजिए, उसमें अपने प्रोडक्ट को बहुत यूनिक प्रोडक्ट बनाइए। पैसा तो और इन्वेस्टर्स तो अपने आप आपके पीछे आ जाएंगे, लेकिन आपको पहले प्रूव करना पड़ेगा कि आपने जो किया है वो सबसे हटके है, या इसमें, इस प्रोडक्ट में, इस बिज़नेस का कुछ फ्यूचर है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अभी 2 महीने पहले एक सब्जी वाले ने मुझे लिखा था फेसबुक पे कि मेरे पास केवल 20,000 रुपये हैं, इससे ज़्यादा नहीं है, और मैं अपने फील्ड में कुछ करना चाहता हूँ वेजिटेबल्स के, लेकिन मुझे नहीं पता कैसे चलूँ। मैं पिछले 4 साल से सब्जियाँ बेच रहा हूँ। तो दोस्तों, मैं एक छोटी सी उसको एडवाइस दी। अब बिजनेस की ग्रोथ देखिए किस तरीके से होती है कि अभी तक वो एक ट्रेडिशनल मेथड पे काम कर रहा था कि वो जा रहा था, एक सब्जी वगैरह लेकर अलग अलग मार्केट में घूम रहा था, लोगों को सब्जियां दे रहा था और वही 300-400 रुपये कमा रहा था।
अब उसको जो मेथड मैंने सजेस्ट किया वो ये कि सबसे पहले एक मार्केट बना लीजिए जहाँ पर आपकी अपनी पहचान हो जाए, लोग आपको जानने लगे कि ये सब्जी वाला यहाँ पर रोज रहता है। धीरे धीरे करके आप उन्हीं को सब्जी बेचनी स्टार्ट कीजिए। सब्जी जब आपकी बिकती रहती है, आप इस बिजनेस को उनके साथ में उनके फ़ोन नंबर लीजिए कि मैं आपको आने की ज़रूरत नहीं है, सब्जी आपको मैं वहाँ पहुँचा देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी अपार्टमेंट्स के अंदर है, हाउसिंग सोसाइटी में जहाँ पर 500 फ्लैट्स हैं, अगर आप सब्जी वाले अकेले सब्जी वाले हो, रोज़ वहीं खड़े होते हो, आपके रेगुलर कस्टमर है, तो आप उनको फैसिलिटीज़ देना स्टार्ट कीजिए कि उनके नंबर लीजिए, आप ऑर्डर मेरे मोबाइल नंबर पे आप ऑर्डर प्लेस कर दीजिए, मैं आपको सब्जी वहीं पहुंचा दूंगा। इस तरीके से धीरे धीरे करके अपने बिजनेस की ग्रोथ करिए। अपने सपोर्ट के लिए कुछ 1-2 लड़के रखिए जो आपकी डिलीवरी कर सके। जब धीरे धीरे करके ये चीज़ हो जाएगा, आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेके आइए। आज की डेट में जो बिजनेस ऑनलाइन नहीं है वो बिजनेस सक्सेसफुल नहीं है। ऑनलाइन इतने अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म हैं, आप अपना व्हाट्सअप ग्रुप बनाइए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अपने प्रोडक्ट को डालिए, आप अपनी वेबसाइट क्रिएट कीजिए, लोगों को पता चलेगा। उस मार्केट के अलावा अब आपकी जो मार्केट है, जो पोटेंशियल मार्केट, जिस 500 लोगों की सोसाइटी में आप थे, अब वहाँ से बाहर निकलकर आप की जो मार्केट है काफ़ी बड़ी हो गई है। आपकी वेबसाइट पर लोग आएंगे, आपको ऑर्डर प्लेस करेंगे, आप डिलीवरी स्टार्ट कीजिए। जिस हिसाब से जैसे धीरे धीरे पैसा आता है, उस पैसे को आप बिजनेस की फर्दर ग्रोथ में लगाइए कि बिजनेस को यहाँ से ज़्यादा अच्छा आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है। अच्छा, तो चलते चलते हम एक मैसेज वो जान लेते हैं जो आप हर हिंदुस्तानी को देना चाहेंगे। दोस्तों, मैं आपको आज एक नहीं 2 मैसेज देना चाहूँगा। पहला मेरा मैसेज है, प्रोफेशनल मैसेज, जो वो ये है कि मोदी जी ने जो स्टार्टअप इंडिया और मेक इन इंडिया जैसे टूल्स आपको दिए हैं उसको आप पहचानिए। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इंडिया बहुत अच्छी पोटेंशियल मार्केट बन चुकी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन सब चीज़ अवेलेबल है। आपकी जो जिस भी चीज़ में एक्सपर्टाइज है और आप वो बिज़नेस स्टार्ट कीजिए। और कुछ भी अगर आपको जो भी आपको लगता है, जैसा भी कि ये आपकी फील्ड है, एक्सपर्टाइज है, इसको आप स्टार्ट कीजिए और इसका फ़ायदा उठाइए पूरा। और जो सोशल मैसेज है वो ये कि कोविड-19 एक बहुत ही सीवियर इशू है, इसको आप अवॉइड मत कीजिए। सोशल डिस्टेंस, लॉकडाउन और मोदी जी और गवर्नमेंट की जितनी भी जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको बहुत ही सीरियस लीजिए, फॉलो अप कीजिए। और आप सभी घर पे रहिए, स्टे एट होम, और आप और आपका परिवार सबको आप सुरक्षित रखिए। थैंक यू। तो दोस्तों, ये थी NRI चाय वाला एंड कोक बाइट के फाउंडर एंड MD जगदीश कुमार से हमारी खास बातचीत। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और इसी तरह के दूसरे वीडियोस देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर लें न्यूज़ टेक को।